हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र वेलकम करता हूं कैम गुरुजी में। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डेंसिटी के बारे में। इससे जो पहले के लेक्चर हैं इसमें मैं आपको 7 टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में और इफ़ेक्टिव एटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। और पैकिंग फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब कुछ मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है। जिसने नहीं देखा है वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकता है या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेंसिटी। और डेंसिटी में से डायरेक्ट IIT-JEE में कई क्वेश्चन आते हैं, IIT-JEE और नीट में भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डेंसिटी देखेंगे और जो कि IIT के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेंसिटी। टॉपिक है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, और इसे हम यह भी कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो ओवरऑल जो क्रिस्टल होता है वो यूनिट सेल से ही तो मिलकर बना होता है। इस तरह से ये यूनिट सेल है, ये कंबाइन होकर क्रिस्टल को फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल की डेंसिटी होगी वही ओवरऑल क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का हम फॉर्मूला देखते हैं। डेंसिटी बहुत काफ़ी पुराना फार्मूला है, आई थिंक आपको पता होगा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये काफ़ी पुराना फॉर्मूला है। अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, यूनिट सेल के अकॉर्डिंग इसको हम मॉडिफाई करते हैं इस फॉर्मूले को। तो चलिए इसको अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो इसमें डेंसिटी को D से इंडिकेट करते हैं और मास ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि सपोज ये जो यूनिट सेल है ये एटम से ही तो मिलकर बनी होती है, एटम्स आयंस इन्हीं से ही तो मिलकर बनी हुई होती है। तो जिस तरह की यूनिट सेल होगी उसमें ही जो हम इफ़ेक्टिव एटम्स है, अगर हमने इफ़ेक्टिव एटम्स कैलकुलेट कर लिए और उनके मास को अगर हमने कैलकुलेट कर दिया तो वही मास एक यूनिट सेल का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये हो गया मास ऑफ यूनिट सेल, यही बराबर होगा मास ऑफ ऑल atoms in unit cell। और इसके बाद ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए यूनिट सेल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यह चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। अब इसको भी हम मॉडिफाई कर लेंगे, तो D इक्वल टू मास ऑफ ए एटम इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई Z। Z कहलाता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल अपॉन यह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ठीक है, तो ये मॉडिफाई फार्मूला हो गया। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, ये मैं पहले के लेक्चर में अपने बता चुका हूँ। ठीक है, उसको आप देख लीजिए, इसको इंडिकेट करते हैं Z से। ठीक है, तो सारी यूनिट सेल का सिंपल यूनिट सेल, BCC, FCC, इन सब का मैं
बता चुका हूँ पहले से ही कि जेड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मास ऑफ ए एटम इन अ यूनिट सेल, ये चीज़ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एटम का मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, मोलर मास 1 मोल ऑफ एटम 1 मोल ऑफ एटम क्या होता है, यही होता है, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं Na हो गया एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। ये हो गया एवोगाड्रोस नंबर, ये इक्वल किसके होता है, मॉलिक्यूलर मास के, मोलर मास को ग्राम पर मोल से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक मोल एटम्स का मास कितना होता है, एग्जैक्ट इक्वल मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, ठीक है। मीन्स मॉलिक्यूलर मास में कितने एटम्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल एटम्स होते हैं, ठीक है। ये तो पता ही होगा, काफ़ी टाइम से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 1 एटम का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मास, ठीक है, फॉर मास ऑफ 1 एटम, ये हो गया एवोगाड्रोस नंबर का जो मास होता है, ये हो गया। अब 1 एटम का हम मास कैलकुलेट कर देंगे, मास ऑफ 1 एटम हो जाएगा मोलर मास m, इसको mm से इंडिकेट करते हैं, और ये हो जाएगा एवोगाड्रोस नंबर Na। तो ये ओवरऑल ये जो मास हो जाएगा, मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ 1 एटम तो कैलकुलेट होकर आ गया। अब इसको हम अगर यहाँ से पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू को अगर यहाँ पर रख देंगे, तो क्या फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आएगा, D इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम मीन्स मोलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ये तो हो गया ओवरऑल मास ऑफ 1 एटम, एंड मल्टीप्लाई बाई द नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम इन 1 यूनिट सेल, ठीक है। तो इसको हम जेड से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, जेड से, अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को हम अगर वी से इंडिकेट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। कुछ सेल्स के लिए ये ए क्यूब हो सकता है, अगर सेल की जो यूनिट सेल है उसकी सारी की सारी एज लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो वो ए हो जाएगा। और अगर बाय द वे अगर इक्वल नहीं है तो ये ए, बी और सी इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपके सिलेबस में अधिकतर क्वेश्चन ए क्यूब पर ही बेस्ड है, ठीक है, तो इसी को कंसीडर कीजिए, ठीक है, इसी पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा जेड देखते हैं, जेड है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम in 1 unit cell, ठीक है। अच्छा, जेड की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू फॉर सिंपल क्यूबिक सेल के लिए, ये 1 होती है, पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बीसीसी के लिए कितनी होती है, 2 होती है, और एफसीसी के लिए ये होती है 4, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम फॉर दिस सेल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए 1 है, बीसीसी 2 और एफसीसी 4 है, ठीक है। तो जैसी क्यूबिक सेल एग्जाम क्वेश्चन में दी होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी वैल्यू रख के और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर ये है Na, ये है एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है, ये कहलाता है एवोगाड्रोस नंबर। ये हो गया मॉलिक्यूलर मास मीन्स मोलर मास, और ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है। तो ये है ओवरऑल फॉर्मूला,
हम इस फॉर्मूले की हेल्प से डेंसिटी किसी भी यूनिट सेल की कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन है, इसमें डेंसिटी पूछी गई है यूनिट सेल की। क्वेश्चन है एन एलिमेंट क्रिस्टलाइज एज BCC हैविंग एज लेंथ 5 एंगस्ट्रॉन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट इज 60 ग्राम पर मोल। एवोगाड्रोस नंबर दिया हुआ है, जितना दिया हुआ है उतना ही रखेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन में अगर 6.022 अगर नहीं लिखा हुआ है तो जितना क्वेश्चन में दिया गया है उसी को यूज़ करना है। और कैलकुलेट द डेंसिटी इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, सो सबसे पहले हम एज लेंथ क्या है, ये एंगस्ट्रॉन में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है मीटर में, ठीक है, क्लियर। अब इसमें मॉलिक्यूलर मास किलोग्राम पर मीटर क्यूब में पूछा गया है, तो जहाँ जहाँ हमें ग्राम मिलेगा वहाँ वहाँ हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाई जेड अपॉन NA एंड EQ। ये हो गया एज लेंथ, ठीक है, ये एज लेंथ है। अब एज लेंथ इसमें दी हुई है 5 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो ए हम क्या लिख देंगे, 5 × 10⁻⁻10 मीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और जो मोलर मास दिया हुआ है, मोलर मास ये दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 60 किलोग्राम। किलोग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मोल, ठीक है। अब इनकी हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। मोलर मास दिया हुआ है यहाँ पर 60 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर जेड की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मैंने अभी क्या बताई थी, इसको हम 2 रखेंगे, ठीक है, जो कि हम पहले के लेक्चर में पहले से ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको अगर नहीं पता हो तो आप मेरे पहले के लेक्चर देख लीजिए, उसमें आपको सारा अच्छे से मैंने बताया हुआ है। सभी यूनिट सेल का हम इफेक्टिव एटम्स कैसे पार्टिसिपेट करते हैं यूनिट सेल को बनाने में, सारा सब मैंने बताया हुआ है। जेड की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं Na कितना दिया गया है, 6 × 10⁻23, ठीक है, ये है वैल्यू Na की। और एज लेंथ ए कितनी है, 5 × 10⁻⁻10 मीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो डेंसिटी है, तो हमारा आंसर नियर अबाउट 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास आ जाएगा आंसर, ठीक है।